दोस्तों झारखंड ऑडिटर की वैकेंसी आ चुकी है और इसी वैकेंसी को लेकर 145 सीट भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब हम झारखंड ऑडिटर यानी ऑडिटर्स के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं जेएसएससी के द्वारा, उसकी पूरी की पूरी सिलेबस आपको इसी चैनल पर करवाने वाले हैं और इसमें सारा डिटेल आपको आज बताने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस में अवेलेबल होगा, किस किस चैप्टर किस किस यूनिट से आपकी कॉमर्स की जो सिलेबस है वो पूछी जाएगी। तो डिटेल जानने के लिए आइए हम आगे इस वीडियो को आगे तक बने रहिएगा हमारे साथ है ना अंतिम तक, ताकि आपको सारा सिलेबस जो है वो डिटेल में पता चल पाए। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं इस चैनल पे आपके झारखंड से जितने भी कॉमर्स के रिलेटेड वैकेंसी होती है उसकी तैयारी करवाता हूं। आइएगा बढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे जो मैं YouTube की क्लासेस लूंगा, जो आपको इस YouTube के क्लासेस मिलेंगे, इसके नोट्स भी आपको इसी चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस एक ऐप डाउनलोड करना है। जो हमारा ऐप है वो बेसिकली उसका नाम है नेट वाला भैया। ठीक है, आप ऐप का नाम देख सकते हैं, है ना, क्या है, NET। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं नेट वाला भैया ऐप का नाम। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये है, ये ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे अगर आप मान लीजिए लैपटॉप से देखते हैं तो आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.netwalabhaiya.in। ये है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर। अगर हम चल रहे हैं कहां, सिलेबस की ओर, ये देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का आपका विवरणिका है जिसकी डिटेल में चर्चा हमने कर रखी है। अब हम आज डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं कॉमर्स का सिलेबस है ना, वाणिज्य लिखा होगा, वाणिज्य। ठीक है, आइए ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, आई थिंक क्लियर होगा, आपके विजिबिलिटी एकदम क्लियर होगी। ये है वाणिज्य। ठीक है, अब इसको ना 4 यूनिट में डिवाइड किया है, 4 यूनिट में डिवाइड किया है बस। लेकिन 4 यूनिट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आपसे पूछी गई है। हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कितना चैप्टर है। देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, तो तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तभी आप ऑडिटर के लिए जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर पाओगे। ये मेंस के लिए है, तो याद रखिए मेंस के लिए तो तैयारी अभी अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों से पीछे रह जाएंगे। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। मतलब यही 3 सब्जेक्ट हो गया, अकाउंट, ऑडिट एंड टैक्सेशन। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपको दिया गया है। आइए हम देखते हैं कैसे कैसे। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्सेशन में पहला जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ सर, सीधा सीधा समझिएगा। ये कह रहा है कि अकाउंट का जो शुरुआती पार्ट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्लासिफाई क्या होता है ना, अकाउंटिंग का बेसिक काम क्या है, ठीक है, उसकी डिटेल हमें चर्चा में करनी है कि भैया कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस कैसे हम बनाते हैं। वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होता है ना, हम लोग शुरू 11th वाला में जो पढ़े थे उसकी बात करनी है। अच्छा, अब इसका इंपैक्ट क्या है, बिहेवियरल साइंस पे इसका इंपैक्ट क्या है, ये आपको बताना है। अच्छा, ये तो हो गया, ये 2 चैप्टर। फिर यहां से आपने देखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग, चेंजिंग प्राइस लेवल विद द पर्टिकुलर रेफरेंस, करंट परचेजिंग पावर मेथड और अकाउंटिंग एडवांस। ये देखो सबसे पहले यहां समझो, करंट परचेजिंग पावर मेथड एक मेथड है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। तो आपको यहां पे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी पढ़ना है कि महंगाई कैसे बढ़ जाती है भैया, उसका अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट है, ये आपको पढ़ना है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। भैया अमालगमेशन क्या होता है, मर्ज होना, है ना, अमालगमेशन मर्ज होना, एक कंपनी दूसरे में आके मर्ज हो जाती है, अमलगमेट हो जाती है। सर एब्जॉर्प्शन होता है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, इसी को बोलते हैं सर। हाँ जी, इसके बारे में। और रिकंस्ट्रक्शन होता है जब कंपनी को किस लगता है कि भैया आप जो कंपनी में नया फॉर्मेशन करने की जरूरत है, नई नई चीजें लाने की जरूरत है, तो वो रिकंस्ट्रक्ट करती है, दोबारा बनाती है ना। चाहे उसको बैलेंस शीट खराब होने की वजह से हो, चाहे वो अपना इंटरनली कुछ चीजों करना चाह रही हो, जैसे अगर मान लो कंपनी का आपका ये वैल्यू बहुत बढ़ गया है, उसको कम करना चाह रही है, ठीक है, या फिर आप ये मान लो कि कंपनी जो है सिस्टम को अपडेट करना चाह रही है, सही नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आना चाह रही है, तो उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन करती है ना। तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज, है ना,
कंपनी कैसे करती है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, इसको पढ़ना है। फिर हमें देखना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, कि भैया गुडविल और शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, का जो पार्टनरशिप फॉर्म में शेयर होता है और उस शेयर्स का मतलब शेयर वो हिस्सा वाला शेयर नहीं, इक्विटी शेयर नहीं, यहाँ गुडविल के शेयर्स और कंपनी के मतलब सॉरी फॉर्म के किसकी बात कर रही है, शेयर्स की बात की जाती है कि कितना हिस्सा कौन लाएगा कंपनी फॉर्म में, कंपनी बोल रहा हूं फॉर्म में, कि कितना हिस्सा कौन लाएगा, गुडविल का कितना हिस्सा आएगा। तो गुडविल के जो आपके सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारे मेथड्स को आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। कंट्रोलरशिप फंक्शंस एंड प्रॉपर्टी एंड टोटल, देखो ये भी देखना है कि कंट्रोलरशिप क्या होता है, फंक्शंस उसके क्या हैं, ठीक है, कैसे लीगल और मैनेजमेंट जो है ये कंट्रोल करती है सारी चीजों को, तो ये सारा आपको यहाँ डिटेल्ड में पढ़ना है। फिर है इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। अब देखो इनकम टैक्स 1961 इसको हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब टैक्स में बदलाव तो बहुत सारे आ गए लेकिन इसको पढ़ना है, और इसमें से हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जम्पशन, इससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन चार्ज ऑफ इनकम क्या होगा, ठीक है, इनकम टैक्स के डिटेल में। अच्छा, डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या क्या अलाउंसेस हैं वो सारे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दी वेरियस हेड्स, अब जैसे देखो पीजीबीपी हो गया, सैलरी हो गया, है ना, फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी हो गया, फिर अदर सोर्सेस हो गए। तो ये 5 सोर्सेस होते हैं इनकम के, और वो सारे के सारे सोर्सेस के अंदर हमें का पढ़ना है कि इनकम टैक्स में क्या रोल है उसका। डिटर्मिनेशन ऑफ एसेसिबल इनकम एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में भी आपको पढ़ना है कि कौन सी अथॉरिटीज कैसे काम करती है। तो ये इनकम टैक्स का पूरा प्रोविजन है। देखो भाई साहब, इसको पढ़ने के लिए 1 साल हमें लग जाता था, अगर आप याद करो ग्रेजुएशन तो 1 साल आपने दिया है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज लेकिन इसको अब हमें बहुत जल्दी खत्म करना है, तो हम बस प्रिसाइज में चीजों को पढ़ेंगे कि कैसे हम सही तरीके से अपना एग्जाम क्या करें, क्वालिफाई कर लें। फिर है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। अब कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, है ना, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग हो, सीवीपी हो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, है ना, उसके जॉब कॉस्टिंग में फीफो मेथड हो, लिफो मेथड हो, ये सारा चीज कॉस्टिंग से रिलेटेड है और वो सारे कॉस्टिंग आपको पढ़ने हैं। इसमें वेरिएंस एनालिसिस हो, है ना, ये सारा चीज आपको पढ़ना है इसी यूनिट में, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा है ना, वो सारा इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ अटेस्ट फंक्शन, मतलब सीधा सीधी ये ऑडिटिंग का बात कर रहा है कि ऑडिट क्या होता है, प्रोग्राम ऑफ ऑडिट वर्क्स क्या होता है, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स कैसे करते हैं, है ना। फिर फिक्स एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या फर्क है, सर वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज का कैसे करते हैं, ऑडिट कैसे करते हैं लिमिटेड कंपनीज का, अपॉइंटमेंट कैसे होता है ऑडिटर की, पावर, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, इसको पढ़ना है कि एक ऑडिटर की पावर में क्या फर्क है, लायबिलिटी क्या होती है, ड्यूटीज क्या होते हैं, वो सारा चीज आपको डिटेल पढ़ना है। फिर ऑडिटर्स का रिपोर्ट, ऑडिटर्स शेयर कैपिटल, ट्रांसफर शेयर कैसे कर सकता है, स्पेशल पॉइंट इन द ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर है? हाँ जी। अब ये हो गया चैप्टर मतलब ये यूनिट 1 4 भाग में बांटा गया, तो पहला यूनिट में इतना पढ़ना है। दूसरा जो यूनिट है बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, इसका मतलब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा है और बैंकिंग की बात कर रहा है। तो बैंकिंग और फाइनेंस में आपको क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। पहले पहला चैप्टर ए, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बेसिक चीज है, क्या होता है कंसेप्ट, क्या होता है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कि पढ़ना क्या क्या है, कैपिटल बजटिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैपिटल आपका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आ जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसीज, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं, देखो फाइनेंशियल गोल ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, रूल ऑफ थंब एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो में अप्रोच। डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच मतलब सर वो सारा अप्रोच है ना, कैपिटल बजटिंग का एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फिर नेक्स्ट, तो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है। कंट्रोवर्सी जो हुई है मोदी गिलानी और मिलर साहब मॉडल में कैपिटल बजटिंग में, इसको पढ़ना है, ठीक है। सोर्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट मिड इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सारा सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना है कि मीडियम टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म में क्या है, ये भी हमको डिटेल में पढ़ाई करनी है। इसके साथ साथ रोल ऑफ पब्लिक एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है, इसको पढ़ना है। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो क्या है वो पढ़ना है।
डिविडेंड पॉलिसी पढ़नी है, मॉडल्स जो जैसे जेम्स वाल्टर मॉडल है ना, और लिंटर फॉर्म्स मॉडल, इन सबको पढ़ना है डिटेल में। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर जो 20 यूनिट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशिएंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट स्ट्रक्चर की बात करी गई है, तो ये इंडियन मनी मार्केट भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का बात है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम इंडियन कैपिटल पूरे मनी मार्केट मतलब ओवरऑल कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट सबकी चर्चा करते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो ये सारा आपको पढ़ना है। फिर क्या मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में क्या एसेट लायबिलिटीज की चर्चा करनी है। अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ नेशनलाइजेशन, बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ, है ना, कितने बैंक आए, हिस्ट्री ऑफ बैंक हम इसको कहते हैं, पूरा इतिहास बैंकों का क्या रहा है, अभी कितने बैंक अवेलेबल हैं जो नेशनल बैंक है, वो सारा डिटेल हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन, रीजनल रूरल बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि कौन सी कमेटी, जो पहला जो रीजनल रूरल बैंक प्रथमा बैंक था वो कहां से, यूपी से था कि वो, ये सारे डिटेल्स आपको पढ़ना है। रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी, टंडन कमेटी के रिकमेंडेशंस पढ़नी है। स्टडी ग्रुप फॉलोइंग द बैंक रेडी 1976 कह रहा दियर रिवीजन बाय द चोर कमेटी, है ना, चोर कमेटी बोलो या छोर कमेटी बोल रहे हो, ठीक है, ये आपको पढ़ना है कि टंडन कमेटी का क्या आपका रिकमेंडेशन था और उसका रिवीजन चोर कमेटी के द्वारा क्या हुआ, ठीक है। 1979 में असेसमेंट हुआ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज का ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी आपको यहाँ पढ़ना है। यहाँ ये भी पढ़ना है कि इंडियन कैपिटल मार्केट का फंक्शंस क्या है, वर्किंग कैसे, ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ वो काम कैसे करता है, और इसकी जो बॉडी है IDBI, HC, ICICI और RCI, इसके बारे में सारा का सारा डिटेल में पढ़ना है। और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जैसे LIC हो गया और UTI हो गया, इन सब का प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टॉक का क्या कहानी है, इसका रेगुलेशन क्या है, वो पढ़ना है हमें डिटेल में, ठीक है। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी थी। अब आगे मैं बात करूं नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये आपको पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और इसी से रिलेटेड है आपका क्रॉसिंग एंड एंडोर्समेंट विद अ पर्टिकुलर, तो ये इसी के साथ में आ जाएगा। चेक के बारे में डिटेल में इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चैप्टर 2 आपका यूनिट 2 भी खत्म हो गया। यूनिट 3 में आया ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर मैं उसकी बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैं पहला ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की बात करता हूं। जैसे देखिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी गोल्स क्या है, सिंगल एंड मल्टीपल गोल्स क्या है, एंड सक्सेशन क्या है, एक्सपेंशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोल्स क्या है, ठीक है, ये पढ़ना है। स्ट्रक्चर पढ़ना है कि लाइन एंड स्टाफ क्या, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, फंक्शनल मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट फंक्शन, ये सारे चीजें आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद है मींस चेन डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपको पढ़ना है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बताइएगा। नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, अब ये देखो क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी की चर्चा करनी है ना। जैसे फेयोल का सिद्धांत हो गया कि नहीं हो गया जी सर, मैक्स वेबर का सिद्धांत हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हो गई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी हो गई, पावर क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें, परसेप्शन क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़नी है। प्लस मोटिवेशन की सारी थ्योरीज आपको दी गई है, चाहे वो XY थ्योरी हो, चाहे वो मैकग्रेगर की थ्योरी हो, है ना, चाहे वो लिकट की थ्योरी हो, है ना, वह उसके बाद मास्लो की थ्योरी हो। इसी तरीके से लीडरशिप की सारी थ्योरी गई है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हो या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल एनालिसिस हो, हमें सब कुछ पढ़ना है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करी गई, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ये सारा चीज हमें डिटेल्ड में पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इंडस्ट्री का रिलेशन क्या होता है, जो वर्कर्स का मालिक के साथ रिलेशन हो, मालिक का वर्कर्स के साथ रिलेशन हो, वर्कर का वर्कर के साथ रिलेशन हो, या फिर मालिक का मालिक के साथ रिलेशन हो, कैसा रिलेशन है, वो रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। और इसी में थ्योरी ऑफ यूनियनिज्म भी आता है, ट्रेड यूनियन का क्या कहानी रहा है, क्या ग्रोथ रहा है, उसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग अप्रोच क्या होता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे वर्कर पार्टिसिपेट करता है, उसके कितने मेथड्स होते हैं कि भैया एक वर्कर जो है मैनेजमेंट तक पहुंच सकता है, इन सारी बातों की चर्चा हमें क्लास में करनी है, ठीक है। अच्छा इसके बात करें
तो अब है प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया, कि भैया कैसे इंडस्ट्री में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या क्या तरीका है, कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, चलिए ये सारा रहा आपके सेटलमेंट मशीनरी एंड अदर मेजर्स इन द प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। कोई दिक्कत परेशानी अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सर, ये तो सिलेबस हो गया है ना, ये सिलेबस हो गया। सर आप क्लासेस कब ले रहे हैं, कितने बजे से आप क्लासेस लेंगे? सर डेली क्लासेस हमारी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अब 7 बजे 7 AM आपकी डेली क्लासेस होंगी। ठीक है, 7 AM डेली क्लासेस होंगी यूट्यूब पर, यूट्यूब पे। प्लस इसके साथ साथ हम अब लाइव और भी क्लासेस जो होगा वो ऐप पर होगी। तो आप ये नेट वाला भैया ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ऐप का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए, होपफुली आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। हम आगे और भी चीजें इसी तरह से लेके आते रहेंगे और क्लासेस लाइव होंगी, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मोड में होगी, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।